नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बॉन्ड पर बवाल। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही चुनावी चंदे की जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आई, सियासी भूचाल आ गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी को मिले 6,000 करोड़ रुपए के चंदे पर सवाल उठाते हुए कई आरोप दागे। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को चीन से लिए चंदे पर घेरा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बॉन्ड पर यह बहस केवल चुनावी माहौल बनाने के लिए की जा रही है? क्या लोकसभा चुनाव में यह चुनावी चंदा बड़ा मुद्दा बनेगा और यह किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा? आज मुद्दे में इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक होते ही पूरे देश में सियासी बहस छिड़ गई है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। ये मामला चुनावी चंदे की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक के जरिए खरीदे जा रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं थी। केवल इतना पता था कि भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है। अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सूची सार्वजनिक किए जाने के बाद ये तो पता चल गया है कि किस कंपनी अथवा संस्था अथवा व्यक्ति ने कितना चंदा दिया, लेकिन वो चंदा किसको मिला है, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसके बाद भी विपक्ष भाजपा को मिले चंदे पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का जरिया बनाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इस योजना के तहत 95% फंडिंग बीजेपी को मिली। बीजेपी का खजाना भरने के लिए हर संस्थान, आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष पर बुलडोजर चला दिया। उधर भाजपा का कहना है कि जो भी चुनावी चंदा लिया गया वो रिकॉर्ड पर है, उसमें कुछ गलत या घोटाला नहीं है। देखिए, चंदा तो अगर किसी ने लिया देश के हितों के विपरीत तो वो जीतू पटवारी की कांग्रेस ने। चीन से चंदा लेने वाली कांग्रेस है जिसने देश के व्यापारिक हितों के साथ समझौता किया। बाकी ये जो केस है ये न्यायालय में विचाराधीन है। पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे, जिससे कांग्रेस को आपत्ति होना स्वाभाविक है। पहले इन सब की जांच की रिपोर्ट आ जाने देते हैं, तब जीतू पटवारी कोई बात करें तो ठीक है। पर राजीव गांधी फाउंडेशन में 90 लाख रुपए जो चंदा लिया, उस पर जीतू पटवारी जरूर बताएं। चंदे का विवाद नया नहीं है। कांग्रेस पर भी चीन से चंदा लेने के आरोप लगे थे, जिसके चलते कांग्रेस का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को चीन से चंदा मिला है। लेकिन अब कांग्रेस भाजपा के चंदे पर सवाल उठा रही है। SBI की सूची आ गई। SBI की सूची में काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिखा। अब देखो, 6,700 करोड़ रुपए लीगल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉन्ड योजना के अंतर्गत अपने खातों में डलवाए। जो काला धन अलग से लिया वो इससे 100 गुना ज्यादा होगा। 20 कंपनियां ऐसी निकली जिन पे ईडी और सीबीआई, 21 कंपनियां जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में चंदा दिया। चुनावी चंदे में पारदर्शिता जरूरी है। देखा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शी ही है, क्योंकि इसमें पैसा बैंक में जाता है और फिर पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाती है, जिससे उसके खाते में पैसा पहुंचता है। पार्टी चाहे तो पैसा लेने से इनकार भी कर सकती है। 2017 में ये योजना चंदे के नियमन के लिए लाई गई, लेकिन इसमें कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड संदेह के घेरे में आ गए। अब सब कुछ साफ है। किसने कितना चंदा दिया ये वेबसाइट पर जारी हो चुका है। आने वाले दिनों में किसको चंदा मिला ये भी वेबसाइट पर पता लगेगा। फिर भी चुनावी मौसम होने के कारण इस पर राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस नेता हैं, पूर्व सांसद हैं विदिशा से, संदीप पौराणिक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ब्रजगोपाल लोया बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वैसे तो अभी चंदा मिला है,
किसे किसने दिया है ये तय नहीं है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि काला धन आया आपके पास, जिन जिन पर आपने सीबीआई ने, ईडी ने छापे मारे, उनसे आपने बॉन्ड भी लिए और ऊपर से काला धन भी लिया बड़ी संख्या में। दीजिए जवाब। जी नहीं, देखिए ब्रजेश जी, जीतू पटवारी जी जो कहते हैं उसे तो न वो मानते ना उनकी पार्टी मानती। मैं एक बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जब काला धन नहीं, काला धन से जो राजनीति चल रही थी उसको ही सफेद धन से चलाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लाए थे। और इलेक्टोरल बॉन्ड की ये लाए थे कि जो भी औद्योगिक व्यावसायिक समूह या कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल को अगर फंडिंग करना चाहता है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कर सकता है, और जब चाहे वो पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को पेश करा सकती है। दूसरी बात, 16,000 करोड़ जो रिपोर्ट है अभी कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए का धन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया, उसमें से 6,000 करोड़ का धन भारतीय जनता पार्टी के पास आया, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी 10,000 करोड़ का धन पहुंचा है। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस है, टीएमसी है, एमके स्टालिन की डीएमके है, वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस है, सारे दल है, आपने सब देखिए। यानी 10,000 करोड़ रुपए फंडिंग विपक्ष को इस दौरान हुई और 6,000 करोड़ की फंडिंग भारतीय जनता पार्टी को। और इसका हिसाब वो लोग मांग रहे हैं जो भारत में राजनीति करने का और चुनाव लड़ने का चंदा चीन से लेते हैं, जो चंदा लेने के साथ साथ भारतीय हितों से भी समझौता करते हैं, वो हिसाब मांग रहे हैं। देखिए आप, ये युग है, ये वो युग है कि जहां चोर साहूकार से हिसाब मांगते हैं कि आप चोरी कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि बिना जाने बिना समझे, और देखिए जिस मंशा के साथ इस मामले को उछाला और उठाया गया था उसमें स्वयं कांग्रेस और पूरा विपक्ष फंस चुका है। अब जो फंस चुके हैं उसकी छटपटाहट है, उस छटपटाहट से निकलने की फिर एक कोशिश कांग्रेस पार्टी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी कर रही है, अन्य राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। परंतु आपने इस पर गौर किया होगा कि जो विपक्ष का समूह था उसमें भी कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि अन्य लोग इस विषय पर उसका साथ भी नहीं दे रहे हैं। तो एक बड़ा सीधा सीधा मामला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए कि धन जो राजनीति है, जो काले धन की राजनीति है, उसे समाप्त करके वास्तव की राजनीति और राजनीति में जो धन की आवश्यकता है वो मेहनत से कमाए, परिश्रम से कमाए, धन से हो। और इसलिए बॉन्ड आए थे, और बॉन्ड की पूरी जानकारी अब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। लोग अपना हिसाब बताएं, मगर लोग इसका हिसाब जरूर बताएं कि किस तरह एक एमओयू साइन, आपको बड़ा गंभीरता से होगा ये विषय कि एक एमओयू एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के साथ करती है, वो एमओयू एक राजनीतिक दल भारत का और एक राजनीतिक दल चीन का, इन दोनों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। थोड़ा वो भी बता दीजिए कि उस मेमोरेंडम में क्या लिखा है। ठीक है शर्मा जी, चीन से चंदा लेने वाले, चीन से एमयू करने वाले सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं विपक्ष को मिला है 10,000 करोड़ का चंदा, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आपके सहयोगी हैं, उन्हें तो सिर्फ 6,000 करोड़ ही मिला है। दीजिए जवाब। जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लोया जी चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं। एक तो पीछे के दरवाजे से 6,700 करोड़ रुपया ले लिया, चंदा सब खा जाएंगे, नाम नहीं बताएंगे। ये कौन सा माने असंवैधानिक जिस व्यवस्था को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया, इसमें कोई अब आर्गुमेंट देने की या बहस करने की गुंजाइश रह नहीं गई है। अब यदि इनका वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ऊपर है तो ये तो इनका अकल का दिवाला निकल गया है भाजपा का, लोया जी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये असंवैधानिक है, चंदा सब खा जाएंगे, नाम नहीं बताएंगे। और ये कहते हैं बड़ा नंबर 1 का हमारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम। जैसा लोया जी कह रहे हैं, यदि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है तो चंदा लेते से ही चंदा देने वाले के नाम दर्ज क्यों नहीं किया खातों में, क्यों गोपनीय रखा, क्यों ईडी वालों से छापे पड़वाए, क्यों आईटी वालों ने उन कंपनियों पर छापे मारे? कोई किसान ने चंदा दिया, कोई आम नागरिक ने चंदा दिया? आप देखिए जो सबसे बड़े दानदाता 5 हैं, 5 में से 3 पर ईडी ने छापे मारे हैं, ईडी ने, और इनकम टैक्स आईटी ने छापे मारे हैं। उसमें नाम उनके मैं बता देता हूं आपको, ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स 1300 करोड़, 1300 करोड़,
रुपया मिल जाए। कहीं ना कहीं काला धंधा, काले ट्रांजैक्शन, ईडी एक बार नहीं गया। और ये विदेशी फर्म है, इसका प्रोमोटर विदेशी है, लॉटरी चलाता है और मध्य प्रदेश में गेमिंग करके यहाँ की जनता से वो अपना सॉफ्टवेयर देकर कमाई कर रहा है। 1300 करोड़ कोई ने मुफ्त में नहीं दे दिए, उसने यदि 1 लाख करोड़ कमाए होंगे तब 1300 करोड़ रुपए दिए होंगे। दूसरी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद की, इससे 1000 करोड़। आप बताइए, तो ये कहते हुए शर्म नहीं आती भाजपा के लोगों को? लेकिन शर्मा जी, शर्मा जी एक सवाल है, सुन तो लीजिए आप। अरे सुनिए, गडकरी जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा ये कि हम मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसको हम ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, 1200-1300 करोड़ का डैम बनवाएंगे, आंध्र प्रदेश में डैम बनवाएं, इधर कश्मीर में और हमारे उत्तरी राज्यों में भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट दे रहे हैं। जब उनने वक्तव्य दिया लोकसभा में, उसके 4 दिन बाद ही उनको ठेका मिल गया, करीब 50,000 करोड़ का या कितना, ऐसी कोई संख्या। लेकिन शर्मा जी अभी तो ये पता ही नहीं है ना, अभी तो पता ही नहीं है कि उसने सिर्फ चंदा बीजेपी को दिया है। हो सकता है आपको भी दिया हो, सबको देते हैं उद्योगपति तो अब सिर्फ बीजेपी पर ही आरोप क्यों? ऐसे हमें भी चंदा मिला है। हम तो नाम क्लियर कर देंगे किसका कितना चंदा आया है। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सब क्लियर हो जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन इतनी आरोप लगाने में जल्दीबाजी क्यों? देना चाहिए। अरे आरोप तो साफ दिख रहा है, हाथ कंगन को आरती क्या, आप देख लो। ईडी के छापे दिए, नोटिस दिए, आईटी के नोटिस दिए, और फिर लेकिन आपने कहा कि विदेशियों से भी चंदा ले लिया, तो उसमें प्रावधान है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कोई विदेशी ले नहीं सकता, वो उद्योगपति देश का ही होना चाहिए, नागरिक देश का ही होना चाहिए। अब देखो ये सब चीजें आएंगी सामने। अच्छा, ये सब चीज ट्रांसपेरेंट थी, सरकार के पक्ष में थी, आम जनता के हित में थी। तो मेरे 2 सवाल है लोया जी से कि उसी समय जब खातों में जमा खर्च हो रहा था, बॉन्ड के नंबर किए जा रहे थे, जमा आमदनी बताई जा रही थी, तो नाम के साथ क्यों नहीं लिखा गया? नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक कह दिया, अब उसमें सफाई देने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। ये तो मेहरबानी करके अब कम से कम ये अपनी, इनमें इतना भी कैरेक्टर हो, इनमें इतनी भी तो शर्मा जी, तो ये नाम इतने वरिष्ठ हैं, आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन चीन से चंदा लिया था, उसका जवाब तो दे दीजिए, फिर आपके जवाब में उनसे ले लूं। आपने तो चीन से चंदा लिया था, उसका भी जवाब दे दीजिए। चीन से चंदा लिया था आपने, तो जवाब तो इनको देना होगा। अभी तक यदि वो, अच्छा आप चीन से ले सकते हैं सबसे, जवाब तो मैं उनसे ले लूंगा, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, ये पूछ रहा हूँ। तो कर ले, हम कब मना कर रहे हैं, हम कर ले कार्रवाई। मतलब आप चीन से चंदा ले सकते हो, ठीक है, जवाब दीजिए लोया जी, फिर मैं संदीप जी के पास जाऊंगा। नहीं, देखिए 3 बातें बता देता हूं, शर्मा जी की तीनों बात का जवाब मिल जाएगा। शर्मा जी जवाब तो ले लीजिए। आदरणीय शर्मा जी, क्या आपने अपने 1350 करोड़ में डॉलर के नाम लिखे हैं? क्योंकि डॉलर का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। मैं फिर से कह रहा हूँ, देश का सबसे जिम्मेवार बैंक है, देश का सबसे बड़ा बैंक है। उसके पास ये जानकारी है कि किसने किसने दिया है और उसने किस किस को दिया है, ये भी उसे मालूम है, और उसने दोनों जानकारी दी है। एक बात छोटा सा आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हैं, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट है जिसका निर्णय 1975 में आपने मानने से इनकार किया है। उसके बाद आप सांसद थे, 1987 में भी मानने से इनकार कर दिया, और उसके बाद 2017 में पुनः एक बार आपने कहा, उसके निर्णय को भी स्वीकार नहीं किया। तब अफजल गुरु का निर्णय आया, इसके पहले शाहबानों का निर्णय आया, और उसके पहले इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त करने का। तब आपको सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का ध्यान नहीं था। हम फिर से कहते हैं, हमें इस बात पर गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करती हैं, और वो जो निर्देश और आदेश देती है उसकी पालना करती है। आपने तो कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय की पालना नहीं की, हमेशा अवहेलना की। आज आपको सुप्रीम कोर्ट ध्यान आता है, आप कहिए ना कि हमने सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही निर्देश दिया 24 घंटे में कीजिए, हमने 24 घंटे में दे दिया। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट आपसे कहता है कि इस्तीफा दीजिए, तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को न्याय करने का हुआ सब गैर कानूनी पैसा आपके पास नहीं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो आपके पास 1350 करोड़ आया है वो कैसा है, थोड़ा सा बता दीजिए। वही उद्योगपति आपको फंड कर रहे हैं, वही उद्योगपति अन्य राजनीतिक दलों को कर रहे हैं, और आपका हिस्सा है वो वाइट है, और दूसरों के पास गया वो ब्लैक है।
क्या शानदार समीक्षा है साहब। एक आदमी ने 100 रुपए दिया, अंदर सब 50 खाते रुपए हैं, आपको नाम दिया, नहीं वो व्हाइट बताएंगे। हो गया, और जो 50 हमें दिया वो ब्लैक हो गया। काला धन तो आप ला रहे थे ना 400 लाख करोड़ का। काले धन पे चलेगा। आप लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास। आ रहा हूं लोया जी, आ रहा हूं शर्मा जी, आ रहा काला हूं। धन आ रहा है उसकी ठीक, तकलीफ है। संदीप जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। संदीप जी, चुनाव से करिए। पहले संदीप कल आचार जी, संहिता लग जाएगी और जरूर। एक बड़ा मुद्दा जिसको बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको किसे नफा होगा किसे नुकसान होगा, या ये मुद्दा भी पहले जिस तरह से चौकीदार चोर की तरह फ्लॉप हो जाएगा? देखिए ब्रजेश जी, ये गंभीर मसला है देश की राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से। स्टेट बैंक ने डाटा जारी किया, अपलोड किया, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें डाटा में फर्क है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। चंदा देने वालों की सूची और दूसरी सूची में फर्क आ रहा है, सवाल उठेंगे स्वाभाविक। स्टेट बैंक जैसी संस्था जिस देश का सबसे बड़ा बैंक है और प्रतिष्ठित बैंक है, जिसपे विश्वास लोग करते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है, एक चीज। दूसरी बात, आपने कहा मुद्दे की बात, ब्रजेश जी, अब इस तरह के मुद्दे राजनीति में वोट दिलाने या वोट बढ़ाने का काम नहीं करते, ये आप तय मान के चलिए। देश की अब राजनीति दूसरे तरह से होने लगी है। शुचिता, ईमानदारी की राजनीति में अब कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं बची है। राजनीतिक दल ये कह सकते हैं, वो अपने तर्क हो सकते हैं उनके, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस देश में जो करप्शन कर रहे हैं उन मुद्दों के आधार पर सरकारें गिर रही हैं क्या? हमारे पास कई लोग ऐसे हैं जो देश छोड़ के भाग गए, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के दौर में रहे हों, वो उसको क्या नफा या नुकसान हुआ? मुझे लगता है कि अब ये मुद्दे नहीं बनते। लेकिन एक चिंता का विषय है ब्रजेश जी, मेरा अपना व्यक्तिगत है, चुनाव आयोग का फैसला है, सरकार के फैसले हैं कि बॉन्ड जारी होने चाहिए। क्या देश का चुनाव महंगा कराने की योजना या साजिश, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्या ये चुनाव आयोग कर रहा है या इस देश की सरकारें कर रही हैं, इस देश की कोर्ट कर रहे हैं? ये हजारों करोड़ का जो चंदा देंगे वो सरकारों से लाभ नहीं लेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये जब उद्योगपति आपको पैसा देंगे तो अंडर हैंड डीलिंग होगी। कोई भी राजनीतिक दल हो, चंदा सबको मिला है। इसके दुष्परिणाम जो आ रहे हैं वो शुचिता की राजनीति खत्म हो रही है इस देश में। जब आप व्यापारी आपको पैसा देगा तो वो उसके बदले में लाभ लेगा, या वो चोरी लेकिन संदीप करेगा जी, तो ये भी तो सही है ना कि व्यापारी ही तो चंदा देगा, एक आम आदमी तो चंदा देगा नहीं। चंदा देगा भी तो कितना देगा? 5 रुपए देगा, 100 रुपए देगा। मैं उसी बात पे ब्रजेश जी आ रहा हूं कि इतना महंगा चुनाव करने की जरूरत क्या है? सवाल ये है मेरा तो, ये कितने महंगे, जो आप करोड़ों रुपए का बजट तय करते हैं कि इतने लाख आप चुनाव में खर्च कर सकते हैं, इसको कर्टेन करिए ना आप। मुझे ये लगता है कि ये सारी व्यवस्था एक सोची समझी रणनीति का इस देश में हिस्सा है। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लाभ पहुंचाना चाहती है व्यवस्था जो चुनाव में चंदा देते हैं और सालों में महीनों में कहां पहुंच जाते हैं ब्रजेश जी। तो इसकी संदीप हैसियत जी, कितनी बदल चुनाव गई। पर भले ये असर ना डाले, क्या सरकार की और मोदी की छवि पे डेंट लगाएगा ये मुद्दा? देखिए मुझे ब्रजेश जी, मुझे नहीं लगता है इन चीजों का जब जनता पर असर ही नहीं होगा, क्योंकि जनता की चर्चा के विषय ये खत्म हो चुके हैं ब्रजेश जी। कोई चर्चा की बात नहीं करता कि मेहुल चौकसी भी तो इस देश से भागा है, माल्या भी तो भागा है, चर्चा होती है क्या? हमारे देश में एक सबसे बड़ी बीमारी है, मैं कहूं आदत है, जल्दी हम भूल जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, आज से 4 दिन बाद 6 दिन बाद हम भूल जाएंगे, इसलिए नई नई चीजें हर रोज हमारे सामने आती। मुझे नहीं लगता है कि इस विषय से सरकार पर या मोदी पर कोई डेंट आएगा। ठीक है शर्मा जी, इस मुद्दे से कोई डेंट नहीं लगने वाला मोदी पर और सरकार पर, फिर इतना शोर क्यों? और वो कह रहे हैं कभी कभी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर शुभकामनाएं देते हैं, तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं तो आप तो सवाल उठाते थे। दीजिए जवाब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने कभी सवाल नहीं उठाए। जहां तक बदलने का या उसे चेंज करने की बात है, तो अभी हाल ही में सबसे पहला तो इन्होंने निर्वाचन जो आयोग केंद्रीय ईसी जो है इलेक्शन कमीशन में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट को ने दिया था उसी को बदल दिया, क्योंकि वह मनमानी नहीं कर पा रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उसके ईसी के इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन कमेटी में उनको बनाया गया था, उनको हटा दिया गया। ये अपनी बात क्यों करेंगे? पर सच्चाई तो यही है। और दूसरी बात, अब वो इस्तीफा देके चला जाएगा तो क्या करेगी उसमें सरकार? हटाना तो अलग होता है कि बर्खास्त कर दिया है, आपको हटा दिया। नहीं, मैं चयन प्रक्रिया पर बात कर रहा हूं, हटाने की बात, इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहा ब्रजेश जी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रतिपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, के नाम से नहीं था, डेजिग्नेशन से थे वो डिसीजन उनका, इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन का गठन इनकी राय की सर्वसम्मत राय से होना चाहिए, जिसको इन्होंने दरकिनार कर दिया। ये कह रहा हूं मैं। इस तरह की बातें उदाहरण देने में कोई फायदा नहीं है। दूसरों पर झूठ का, लूट का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं भाजपा के नेता और भाजपा के मुख्यमंत्री, और अपनी गिरबान में झांक कर नहीं देखते हैं कि इनके भ्रष्टाचार से लबालब भरे हुए हैं इनके लोग, इनके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितनी सरकारों को इन्होंने भ्रष्टाचार से गिरा दिया, जरा वो भी तो देखें। और हमारे लेकिन आज तो हम बॉन्ड पे बात कर रहे हैं और संदीप जी कह रहे हैं कि सब जिम्मेदार हैं इतना महंगा चुनाव करने के लिए, आप भी जिम्मेदार हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। अच्छी बात कर रहे हैं संदीप जी कि आज के इस डिजिटल युग में, आधुनिक युग में, जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है तो इसमें पैसे का दुरुपयोग रुकना चाहिए। लेकिन आप उसी टेक्नोलॉजी पे तो सवाल उठाते हैं कि ईवीएम से चुनाव होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अब ऑनलाइन चुनाव कराने लगेंगे, वोटिंग कराने लगेंगे तो भी दिक्कत होगी। लोया जी जवाब दे रहे हैं। आप सवाल को ट्विस्ट मत करिए, हम ईवीएम पर कभी सवाल नहीं उठाते। मैं आदरणीय शर्मा जी, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तो 1 मिनट कृपया आप मेरी बात को पूरा बड़ी विनम्रता। ठीक है शर्मा जी, आगे आप मेरी बात को आप सुने। वीवीपैट से गिनती करवा लो, ईवीएम ठीक है, हम इस मुद्दे पर कर चुके हैं, बहस कर चुके हैं। शर्मा जी जवाब आ जाने दीजिए, समय नहीं, प्लीज रिजल्ट आप डिक्लेयर कर दीजिए। शर्मा जी सुन तो ले, सब उत्तर दे देता हूँ। आदरणीय शर्मा जी, आपको सुनना तो पड़ेगा, आप कैसे बुजुर्ग, आप बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे बड़े हैं, और शर्मा जी तक डूबे हुए। ठीक है शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी सुन तो लीजिए। सुन रहे हैं ना, सुनेंगे। आदरणीय शर्मा जी को बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि जिस चंदे की आप बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो प्रत्येक कार्यकर्ता हर साल आजीवन सहयोग निधि में न्यूनतम 1000 रुपए देता है। दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, जो आप कह रहे थे, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था तो आप सुन लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आप बात कर रहे थे, कब आप मुझे एक भी अवसर बता दीजिए, आप तो स्वयं उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कब किसी दूसरे की समिति बनाई है। हमेशा अकेले प्रधानमंत्री उनका निर्णय करते रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं कि ये हुआ, नहीं तो आपने तो कभी किसी से पूछा नहीं, बिना पूछे बनाते रहे। स्वयं एकमात्र व्यक्ति की मर्जी से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती रही। दूसरी बात एक और कह रहा था कि जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि जिन लोगों ने यहाँ पैसा दिया है उन्होंने आपको भी दिया है, तो कृपया गाली बकने के पहले जरा लिस्ट चेक कर लें। यदि किसी ने हमें 100 रुपए दिया है तो उसने 30 रुपए आपको भी दिया है, 30 रुपए आपको भी दिया है, और आपके जो सहयोगी हैं उनको तो 150 दिया है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने शुरू में कहा था कि 16,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ विपक्ष को गए, 16,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ विपक्ष को गए। सब आपके भाई बंधु हैं। क्या ममता बनर्जी को मिला वो गलत है? क्या एम.के. स्टालिन को मिला वो गलत है? क्या बीजू जनता दल को मिला वो गलत है? या उद्धव ठाकरे को मिला वो गलत है? देखिए, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिला, समाजवादी पार्टी को मिला, और मैं फिर से कह रहा हूं, जब कुल राशि की आप चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कम और भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को ज्यादा धन प्राप्त हुआ है। इसलिए माफी चाहता हूं मैं, लोया जी, शर्मा जी, माफी चाहता हूं, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरह से कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी ने सर्वाधिक चंदा लिया है, और बीजेपी कह रही है 16,000 करोड़ में से उसे सिर्फ 6,000 करोड़ मिला है, बाकी का 10,000 करोड़ रुपए तो विपक्ष को मिला है। विपक्ष एक है इसलिए विपक्ष को ज्यादा चंदा मिला है, और इस पर आरोप लगाना गलत है, क्योंकि जिस तरह से वो चंदा लेते हैं बीजेपी के, उनके एक एक कार्यकर्ता चंदा जुटाते हैं, देते हैं, निधि देते हैं, उससे ज़्यादातर चंदा मिला है। लेकिन चंदे पर ये शोर जरूर मच रहा है। अब ये चुनाव पर कितना असर डालेगा, किसे फायदा पहुंचाएगा, किसे नुकसान पहुंचाएगा, ये तो लोकसभा चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।